अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सियासत में बहुत ज़रूरत वक्त होता जा रहा है कि टॉलरेंस को, पेशेंस को दोबारा बहाल किया जाए। ख़ास तौर पर अखलाकियात के हवाले से भी तमाम सियासतदानों को, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इसके अंदर कभी भी अपने सियासी हरीफ या मुखालफिन के बारे में बात करते हुए कभी अखलाकियात का दामन ना छोड़ें, और ये अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करता है। आज नाजरीन, सबसे पहले जो मामला है ज़ाहिर सियासी और मुआशी दोनों एतबार से हम जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर मईशत के एतबार से, क्योंकि अब ऐसा मालूम होता है कि तमाम चीज़ें एक तरह से पिवट कर रही हैं और महवर बन चुका है IMF का प्रोग्राम, या वो जो मुज़ाकरात हैं IMF के साथ जो कि पाकिस्तान के इस वक्त अंडरवे हैं। और उन चीज़ों से, उन मुज़ाकरात से बहुत सारे हमारे सियासी मुस्तकबिल भी वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। ऐसे में हुकूमत भी कह चुके हैं कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जा रहा है और उनके साथ ही मिलकर अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन IMF टॉक्स अब आगे कहाँ जाकर रुकेंगे, ये अब सबसे डिसाइसिव फैक्टर बताया जा रहा है। 23 मई तक ये जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रहेंगे। उसके बाद अब देखना यह है कि क्या IMF का प्रोग्राम हमारे साथ रिज्यूम होता है या नहीं होता। हम एक मुश्किल प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इनकी काफ़ी सारी शराइत हमारे साथ पिछली हुकूमत से इनहेरिट होती भी आ रही हैं, जो पिछली PTI की हुकूमत थी। अभी भी ज़ाहिर है वो शराइत उसी तरह से मौजूद हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मज़ीद सख्त भी हो चुकी हैं। एक सब्सिडी की वजह से जो कि दी गई थी साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से, मौजूदा हुकूमत ने भी उसको ताहाल बरकरार रखा है, उसको विड्रॉ नहीं किया गया है। और इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं वो पॉलिटिकल हैं और ऑब्वियसली इकोनॉमिक भी हैं। इस एतबार से बात करेंगे, लेकिन जो सियासी एतबार से भी आज हमने बड़ा अहम एक मामला देखा साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से। जब उनको अरेस्ट किया गया, एंटी करप्शन की ये कार्रवाई थी जिसके नतीजे में उनको अरेस्ट किया गया, और ज़ाहिर एक बदमज़गी थी, एक बुरा एक जेस्चर गया। दिखने में भी वो बहुत एक बुरी ज़ाहिर एक स्पेक्टिकल था और अक्रॉस द बोर्ड उसको उसी तरह से उसको मजम्मत भी उसकी की गई, ख्वाह वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी को, तमाम की तरफ से। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फ़ौरन ये मामला ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑल्दो छुट्टी के बाद बंद हो चुके थे, लेकिन फौरी तौर पर अदालत खोली गई ताकि इस मामले का फौरी हल निकाला जाए। याद रहे नाजरीन, PTI की तरफ से अदालत 12 बजे खुलने के ऊपर और उसको बैरूनी साजिश से मुंसलिक करना, बहुत सारे ताने कसे गए। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि छुट्टी के दिन बाकायदा अदालत खुली और इस वजह से खुली ताकि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए, और ये अच्छा एक जेस्चर था अदालत की तरफ से ताकि फौरी इंसाफ मिले। खैर, उस तक नौबत इस वजह से नहीं गई क्योंकि वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब ने अनाउंस किया और उनकी फौरी रिहाई के अहकाम दिए, जिसके बाद ये फौरी उनकी रिहाई शीरी मज़ारी साहिबा की अमल में आई और ये मामला इस तरह से हल हुआ। लेकिन नाजरीन, एंटी करप्शन का ये मौक़िफ़ है कि ये जो केस है, गोया ये कि ये 45 साल पुराना केस है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसकी जो तहकीकात हैं वो साबिका दौर में जो कि उस्मान बुज़दार साहब का बतौर वज़ीर आला पंजाब दौर था, उस दौर में इसकी तहकीकात की गई थी और उसके बाद 11 अप्रैल को इसकी बाकायदा तौर पर FIR दर्ज हुई थी और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा कोऑपरेट नहीं कर रही थी। नाजरीन, ज़रूरी है कि जो कानून है वो तो अपना रास्ता इख्तियार करे, लेकिन ज़ाहिर है हमारे कुछ मुआशरती नॉर्म्स भी हैं, कुछ हमारी कदरें हैं, कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग किसी भी तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनका ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली उसमें ये गिरफ्तारी और वो भी एक खातून की एक अननेसेसरी अमल ज़रूर नज़र आता है। और हैविंग सेड दैट, कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो एक जुमला था मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से, वो भी बहुत ही डिस्टेस्टफुल नाजरीन नज़र आया। और अक्रॉस द बोर्ड इवन जो खान साहब के हामी हैं उन्होंने भी इसको बाय एंड लार्ज इसके ऊपर अपने डिस्प्लेजर का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये खान साहब के शायान शान नहीं था कि वो इस तरह की बात करते। खैर नाजरीन, जो हम अखलाकियात की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उस सिलसिले में अक्रॉस द बोर्ड एक किरदार अदा करना तमाम सियासतदानों का बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन के लिए पब्लिक स्पेसेस, पॉलिटिकल स्पेसेस ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड हैं और अगर इस तरह के रवैये रहे तो वो कंजेशन मज़ीद बढ़ सकती है। तो इस बात का ख़ास हमें पाकिस्तान जैसे मुआशरे में ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर जब ख़वातीन के हवाले से ये ऑलरेडी एक सिनेरियो हमारे पास बदकिस्मती से दरपेश है। मुआशी तौर पर नाजरीन, मामले की थोड़ी और बात करते हैं क्योंकि मुआशी एतबार से एक तो IMF के प्रोग्राम का जैसे मैंने आपसे तस्करा किया, साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से ये सिर्फ अप्रैल के माह का एक अच्छा फिगर है जो कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में सामने आया है कि ये करंट अकाउंट का खसारा जो डेफिसिट है वो कुछ हद तक श्रिंक हुआ है और उसका बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये बताया जा रहा है कि दरामदात में कुछ हद तक कमी आई है। तो इस सिलसिले में जो
ट्रेड डेफिसिट है उसके श्रिंक होने की वजह से ये चीज सामने आई है, और लिहाजा इस वजह से ये एक अच्छा फिगर है जो हमें अप्रैल में नजर आया है। फिर भी नाजरीन 62 करोड़ डॉलर तक का जो खसारा है वो अभी भी हमारे पास है डिस्पाइट द श्रिंकेज। और जाहिर है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर ये जो चैलेंजेस हैं जो कि जिनका सामना है, इनका क्या हल है? क्या इलेक्शंस इनका हल है? क्या अगर कोई नई हुकूमत आ जाती है तो क्या इनमें सुधार ला पाएंगे? और यही बात जाहिर है मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी लागू होती है कि जब उन्होंने इनहेरिट किया था तो ये तमाम तर मुश्किल हालात, क्या इसका सियासी बोझ हुकूमत और ये जो कोalition गवर्नमेंट है वो उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक बड़ी मायने खेज ट्वीट की है। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके हाथ पांव बांधे गए हुकूमत के तो, और उसके बाद उनसे उम्मीद की जाए कि उनकी कारकर्दगी भी बेहतर हो, और वो बिगाड़ जो उन्होंने नहीं पैदा किया है उसका इल्ज़ाम वो लोग लेने को तैयार नहीं है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से मशावरत के बाद अवाम से राब्ता किया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है नाजरीन कि अगर ये जो रिजम्पशन है इस प्रोग्राम की खुदा ना ख्वास्ता अगर ये नहीं होती है तो ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी, और फिर हुकूमत फौरी तौर पर अपने इत्तेहादियों से रुजू करेंगे, राब्ता करेंगे और फिर अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अगर ये प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है और कुछ मुश्किल फैसले जाहिर है लिए जाएंगे तभी ये प्रोग्राम रिज्यूम होगा, जिनमें से सबसे पहले सब्सिडीज को विड्रॉ करने का फैसला है। तो उस सूरत में कुछ सस्टेनेबिलिटी इस हुकूमत की नजर आ सकती है। मौजूदा माली साल के बजट में नाजरीन 682 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो मुख्तलिफ शोबों के लिए दी गई थी, और बिल्कुल जो गुज़िश्ता साल था उसमें 209 अरब की सब्सिडी थी। तो यानी कि एक हमने बहुत बड़ा जंप, तकरीबन 3 गुना हमने इजाफा देखा सब्सिडीज में जो कि दिया गया है। और खास तौर पर जो तवानाई या एनर्जी सेक्टर में जो सब्सिडी दी जा रही है वो ही तकरीबन अलोन 600 अरब डॉलर तक बनती है। तो इसका ये मतलब है इसमें सब जो तवानाई सेक्टर में सब्सिडी है बाय द वे नाजरीन, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर दी हुई सब्सिडी भी शामिल होती है। अगर इसको विड्रॉ कर लिया जाता है तो इसकी एक बहुत बड़ी सियासी कीमत है जो कि चुकाना पड़ेगी। खान साहब ने, साबिक वजीर आजम ने इनको कांस्टेंट रखा था, अभी तक मौजूदा हुकूमत ने भी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको वापस नहीं लिया है। अब आगे क्या लाएअमल होगा, क्या इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को मद्देनजर रखा जा रहा है या नहीं? और जो इतना स्टार्क जंप था जो हमने एक साल के अंदर देखा है सब्सिडी में हुआ, यानी 3 गुना तक सब्सिडी में इजाफा कर दिया गया, क्या उसके भी तमाम जो फैक्टर्स थे या जो उसकी वजह थी वो सियासी थी, जैसे कि हुकूमत कहते हैं कि खान साहब ने सियासी मुश्किल हालात देखकर ये फैसला किया था? तमाम मामले पर बात करने के लिए नाजरीन, और ख़ास तौर पर जो आज मामला हुआ है शीरी मज़ारी साहिबा का भी, और कल जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो अल्फाज थे, ऑब्वियसली उसको भी डिस्कस करेंगे। पंजाब में भी एक टर्मोइल की सिचुएशन हमें नजर आती है। गवर्नर के ऊपर फिर से एक दफ़ा सदर पाकिस्तान अब कह रहे हैं कि वो समरी नहीं मानते हैं वजीर आजम की, और उनके लिए अभी भी उमर चीमा साहब गवर्नर हैं, जबकि वजीर आजम बलीगुर रहमान साहब की समरी बतौर गवर्नर नए गवर्नर भिजवा चुके हैं। ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? एक यकीनन यहाँ पर एक क्वागमायर नजर आता है। तमाम पे बात करेंगे, और मुझे इस बहुत ज़रूरत वक्त डिस्कशन में जो पैनल ज्वाइन कर रहा है मैं फौरी तारुफ कराती हूँ आपसे। सेनेटर ताज हैदर नाजरीन यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, और ख़ास तौर पर मुआशी एतबार से जो एक बहुत गहरी पकड़ है आपकी मामलात पर, उनके हवाले से हम आपसे रहनुमाई भी लेंगे, ऑब्वियसली एज वेल एज द पॉलिटिकल एंड्स। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर ताज हैदर, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नाजरीन, मुझे मुजम्मिल असलम साहब बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इकोनॉमिस्ट भी हैं आप, और साबिक स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं ऑन इकोनॉमी एज वेल एज एनर्जी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। ज़ाहिर है हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी बात करेंगे तो आपसे भी ये तमाम तर उसी तरह मामला आगे बढ़ेगा। डॉक्टर नदीम जावेद नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, और आपके भी जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनसे हम लोग मदद हासिल करेंगे, थोड़ी सिमत लेंगे इस तमाम डिस्कशन में। वेलकम ऑन बोर्ड। और नाजरीन, निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी निहाल साहब, थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस टाइम एंड प्रेजेंस। मैं निहाल साहब बात का आगाज अगर आपसे करूँ, आज एक जो मामला हमने देखा, पहले तो उसके ऊपर थोड़ी एक सिमत दीजिएगा, उसके ऊपर आपके रिमार्क्स ज़रूरी हैं। हमने देखा कि वजीर आला पंजाब ने हमजा शहबाज साहब ने कहा कि फौरी रिहाई के उन्होंने हुक्म दिए शीरी मज़ारी साहिबा के। तो ये बताइएगा कि कल हमने देखा कि आप लोगों ने ऑब्वियसली मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, और बिल्कुल सही आपने तनकीद की उस जुमले पे जो कि उनके हवाले से कहा गया, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा भी ज़ाहिर एक खातून है और उनकी भी रिस्पेक्ट उतनी अहम है। तो ये क्या मामला है और क्या इसको बेहतर तरह से डील नहीं किया जा सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो केस शीरी मज़ारी साहबा के ऊपर बनाया गया वो हमारे दौर में नहीं बना। कोई उनकी जायदाद का मसला है, उनके वालिद के हवाले से, उनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए,
अब ये उसके लीगल लेयर्स हैं। एंटी करप्शन कहती है कि हम इन्हें 12 बुलाते रहे, ये नहीं आई। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि एक आप फीमेल को और एक बार बुलाते और चांस देते, और बहुत अच्छा काम किया जो हमदर्द साहब ने उन्हें रिहा करने का अहकाम साबित फरमाया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कल्चर एक डेवलप हो गया, और क्या करें कि जो FIA और दीगर इदारे हैं सरकारी, और ख़ास करके प्रोसिक्यूशन के, ख़ास करके क्रिमिनल जस्टिस के, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने इस हुकूमत के हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने कहा है कि आप इस हुकूमत के अहकाम के तहत नहीं, अब तो ये इमरान खान के लगाए हुए लोग हैं, तो हर वो हथकंडे उठाएंगे और करेंगे जिससे मौजूदा हुकूमत बदनाम हो, कमज़ोर हो, उसकी गवर्नेंस ख़राब हो। मगर हमें एक बात का पता है, काश इतनी भरपूर आवाज़ उठाई जाती जब मरियम नवाज साहबा को उनके वालिद के सामने से जेल से किसी को कस्टडी में नहीं लिया था, कस्टडी में लिया था नैब के लोगों ने, और फिर जब वो नैब पेशी के लिए गई तो वहां पर भी जो उनके साथ पूरा तशद्दुद वाक़या किया, तो ये हमारा काम नहीं। और फिर सबसे आपको बताऊं, ये इमरान खान, मैंने बल्कि नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, मुझे घिन आता है ऐसे लोगों का नाम लेके, जिन्हें अपने अगर बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना आता है तो कौम की बहन बेटियों को तो इज्जत करना चाहिए। कोई आदमी कैसे खड़ा होकर के स्टेज से अपने मध्य मुकाबिल के बारे में इस तरह के अल्फाज अदा कर सकते हैं? हम तो अपने दुश्मन की बहन बेटियों के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, कभी भी नहीं करेंगे, ना किया है ना करेंगे। मगर जो इमरान खान इस आदमी ने जो बात की, ये इस पे मैं समझता हूँ सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए, इसे गिरफ्त में ले जाना चाहिए, इनका इलाज करवाना चाहिए। मैं तो PTI के दोस्तों से कहूंगा कि इनका एक मुकम्मल इलाज किया जाए। ये खब्तुल हवास आदमी है। आर्टिकल 63 में ये बड़ा क्लियर है इमोरलिटी पे, और ये सिर्फ कल मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड्रेस किया, उस वक्त इन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे अटैक किया, इन्होंने अफसरान पे अटैक किया। ये अपने तमाम मुखालफिन, जो मानी ये ऐसे बच्चे हैं कि जो हर किसी को चोर डाकू, ये जब पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तो कहते हैं हमारे मुल्क में आना मत, इन्वेस्टमेंट मत करना, वह सब चोर डाकू। अच्छा निहाल साहब, इस पे एक आपसे पूछना है, इसी के कंटिन्यूटी में जरूरी है ये बात, क्योंकि वो जब PTI से हम ये बात करते हैं, आपकी तो बैठे आ गया CPEC, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। जब चाइना आ गया तो इन्होंने कहा जी चाइनीज करप्शन करे, उसमें वो बुकरात असद उमर थे और रजा दाऊद साहब थे, वो जो अरस्तु के खालिदात भाई हैं, जिन्होंने कहा था कि हमें सब मालूम है, 6 महीने में 90 दिन में हम ठीक कर देंगे। 30 रुपए का आटा 90 रुपए पे ले गए, 50 रुपए का चीनी 150 पे। पूछे इनसे कि 73 सालों में हमने $25 अरब कर्जा लिया, इन्होंने 3.5-4 साल में 20 अरब डॉलर का कर्जा लिया। कहां लगाया? कहां है वो 20 अरब डॉलर? कहां है वो नदीम बाबर? और इनको सारे अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़े अपने एडवाइजर्स, स्टेट बैंक के गवर्नर, पेट्रोलियम का मिनिस्टर, अपना तर्जुमान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये कौन है भाई? कौन लोग हुआ? सही। अच्छा निहाल साहब, आपका नहीं है भाई, ये जो उन शहीदों का है, ये जद्दोजहद का मुल्क है। आपने जो ये शहजादों का नहीं है इनका। हाँ निहाल साहब, आपने इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने बात की है। आपके तवज्जुह से बता दूं, बस एनफ इज एनफ। इमरान खान, तुम्हारी काउंटडाउन शुरू हो गई है। अच्छा निहाल साहब, जरा पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान, हमारी तहजीब है, हम अपनी बहनों बेटियों के हुर्मत पे कट मरते हैं। अब अगर आपने ऐसे कोई बेवकूफी की तो फिर अल्लाह ही आपका हाफिज होगा। बिल्कुल, ये किसी की तरफ से नहीं होना चाहिए, इसमें तो ये यकीनन काबिल मजम्मत और तमाम के इतराफ से। लेकिन निहाल साहब, मैं आपसे बात ये करना चाह रही हूँ कि जब हम PTI से ये बात, काबिल मजम्मत नहीं है, काबिल मरम्मत भी है। अच्छा सुने ना निहाल साहब, मैं आप सवाल की गुंजाइश रखें, मैं आपसे पूछ ये रही हूँ कि आप जब PTI को हम ये बात करते हैं तो PTI वाले कहते हैं कि आपके बयानात भी वो बताते हैं, वो कहते हैं कि आपने फर्स्ट लेडी के हवाले से बयानात दिए। तो ये दोनों तरफ से क्या ये रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है कि आप अपनी तरफ से भी जो इस तरह के बयानात कोई भी देता है उसको भी गुरेज करना चाहिए? यार ये कोई पार्टी थोड़ी है, ये बर्गर पार्टी है यार, इनका जिक्र ही ना किया करे सामने। अब हमारे बर्दाश्त का लेवल खत्म हो चुका है, क्योंकि अब हमारे मुल्क के सलामती के दौर पे ये पड़ गए। जो हकीम सईद ने इनके बारे में लिखा था कि ये पाकिस्तान के, ये आज से 25 साल पहले हकीम सईद लिख गए थे कि इमरान खान नामी एक फितना, इमरान फितना इस्टेब्लिश करेगा मगरिब और यहूद और पाकिस्तान। कौन फायदे में? आज
आज इनका एमएनए जो है दीवारों पे क्या कर रहा है, वो चॉकिंग कर रहा है अदालतों के बारे में, अफवाज पाकिस्तान के बारे में। तो यही काम तो रॉ वाले करते हैं, मुसाद वाला करते हैं। ये बदमाशी के तौर पे बात आप करते हैं। यही मैं कह रही हूँ ना कि आप उनकी तरफ से जो आप बात कर रहे हैं निहाल साहब, ये दोनों तरफ लागू नहीं होती। क्या आपके एंड पे भी इस तरह के बयानात को रिफ्रेन नहीं करना चाहिए? कहा गया कि करें आप। हाँ निहाल साहब, इसका जवाब फरमाइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि दोनों इतराफ से इन तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए? इन्होंने मस्जिद नबी में बेहुरमती की, हम खामोश रहे। हर चीज की एक हद होती है। इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया, महंगाई के तूफान लेके आ गए। नहीं मालूम किसके एजेंडे पे आए हुए ये, कौन सा सियासी आदमी है ये जो ऑर्डिनेंस पे मुल्क चलाता था? कौन सा आदमी है ये जो हर किसी को गाली बकता था? सही निहाल साहब, आई होप आपको मेरी आवाज मिल रही है। मैं आपसे बता दें, इमरान खान, ये फित्तीन खान ने एक प्रोजेक्ट बता दे जिसने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या मुंह से निवाले नोच लिए। ठीक है, मैं पूछती हूँ इनसे, ये तो प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात है, ये तो सियासी के अलावा जाहिर है मईशत की बहस है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या 20 अरब डॉलर का हिसाब लेके मुझे बताएं। राइट, ये बताएं कि आपके एंड पे ऐसे बयानात से गुरेज नहीं होना चाहिए। निहाल साहब, मैं शायद तीसरी दफा आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ। मैं बताऊंगा फराक गोगी ने कहा कितने पैसे कमाए हैं। हाँ ना, तो आप लोग केसेस बनाएं, आप एस्टेब्लिश करें। आप लोगों ने एस्टेब्लिश करनी है ये बात, नैब इंक्वायरी कर रहा है। हम तरह नहीं है कि हम जाली केसेस बनाएं। आपने केसेस बनाने हैं और बनाएंगे और ठोस बनाएंगे। वही मैं कह रही हूँ, वो आप केसेस बनाए, लेकिन 15 किलो हेरोइन रख दे। चले मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि आपसे मैंने कोई तीसरी दफा ये वाली गुजारिश की है, इसका मुझे जवाब मिलना चाहिए नैब के अदालतों ने रिलीज, ताकि बाकियों को भी मौका मिले। चले मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं सेनेटर ताज हैदर, ये आपकी तरफ में बात लाती हूँ। एक तो बिलावल साहब ने भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी, बल्कि कल इसके ऊपर उन्होंने इस बयान पे मजम्मत की। साथ साथ शीरी मजारी साहिबा का ये मैटर जो अभी निहाल साहब ने वैसे ये तो कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, डिसटेस्टफुल था, क्या इसको बेहतर अंदाज में टैकल किया जाना चाहिए था? और ये अक्रॉस पार्टी लाइंस जो हम ये अखलाकियात की बात कर रहे हैं, क्या इसको हम तमाम ने, आप तमाम ने मिलकर नहीं देखना है? क्योंकि उनको हम कहते हैं, वो आपको आपके बयानात और दूसरी तरफ के बयानात भी आपको बताते हैं। कैसे किसी मेंबर नेशनल असेंबली को गिरफ्तार कर सकते हैं स्पीकर की इजाजत के बगैर? आपको स्पीकर की इजाजत लेनी होती है। ये जो भी लोग हैं जो वफादार बन रहे हैं, ये दरअसल इस कौमी हुकूमत के दुश्मन हैं। और मैं चीफ मिनिस्टर मोहतरम से ये कहूँगा कि आप जिन्होंने ये कार्रवाई की है, आप उनको फौरी तौर पर सस्पेंड करें और ये इन्वेस्टिगेशन करें। ये सारे के सारे कौमी हुकूमत के दुश्मन हैं। आखिर कैसे आप किसी एमएनए को, किसी सेनेटर को बग़ैर चेयरमैन सेनेट की इजाज़त के या स्पीकर की इजाज़त के कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल खुली कानून शिकनी हुई है। जो भी केस है, सही है या गलत है, वो अदालतें देखेंगी, लेकिन ये जो तरीका और आपने सर यहाँ तक एक बयान दिया है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो इस हुकूमत के दुश्मन है। बिल्कुल, आज आप देख लीजिए ज़रा सा। तो क्या ये आप लोग नहीं हैं? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं, जो क्योंकि पुलिस थे ना, पुलिस नहीं आगे बढ़ के जो लड़ते हैं। आज अगर आप देखें, पिछली हुकूमत में जो झगड़ों की क़यादत करते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे, आज सब छोड़ के भाग गए। और वो लोग, मेरे भाई अली मोहम्मद खान जैसे जी। कि जो मफाहमत की बात करते थे और काम करते थे, वो आज भी स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो आप ये हमेशा देखेंगे कि ये जो होते हैं जज्बाती बातें करने वाले, और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो रोज़ टीवी पे आके पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो भाग गए? वो तो कहते हैं हम हैं अभी भी उनके साथ। नहीं, तो खड़े होना। देखिए ना, मैं बिलावल साहब अगर स्टेज पे हैं तो मुझे वहाँ होना चाहिए, दुरुस्त खड़े हूँ, कुछ करें। वो कुछ नहीं, वो सारे के सारे छोड़ के चले गए। ये जितना शोर मचाते हैं ना ज़्यादा, वो ज़रा सी मुश्किल आए तो दे आर द फर्स्ट। आई सी, वो जो शेक्सपियर ने कहा है ना, हॉलो हॉर्सेस हॉट एट हैंड, कि जिस वक्त ज़रा सा प्रेशर आता है वो निकल जाते हैं। तो मैं बिल्कुल, ये जो मोहतरमा के, हाँ, ये जो हुआ है, ये बिल्कुल गैर कानूनी कि आपने एक पार्लियामेंट के मेंबर को गिरफ्तार किया और इस पे इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए। ये मैंने हाल साहब से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो कौमी हुकूमत को इस तरीके से। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात कही कि अखलाकियात की, तो या ये कि ख़वातीन के लिए इस किस्म की, तो मैं बिल्कुल, मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने या किसी कारकुन ने, छोटे से छोटे कारकुन ने कभी कोई इस किस्म की बात की हो। और अगर हुई है ये गलती किसी से, तो उसकी तरफ से मैं
पब्लिक में माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी ने ये की है, लेकिन ये कि ये हमारा कल्चर नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो किस वक़ार के साथ, किस मतानत के साथ एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होकर पाकिस्तान का केस सामने ला रहे हैं। उन्होंने तो रशिया को भी, वो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एज प्राइम मिनिस्टर दौरा था, जो गए थे। अच्छा, हमें कुछ पता नहीं क्यों बाज़ औक़ात हम झूठी उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा इसका असर पड़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। किसका सर? ये रूस के बयान का? नहीं, जो बिलावल साहब ने दिया है। बिलावल साहब ने जो कहा ना कि रशिया का, हाँ। तो हम सोच रहे थे कि उस बयान के बाद जो कि बड़े बावकार तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की प्रोजेक्ट किया, हम सोच रहे थे कि नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट इसका होगा। अच्छा, और फ्रॉम द पीटीआई माहौल कम होगा। लेकिन नहीं, अब ये तो लाइलाज मर्ज हो गया है। ये तो फिर वही शुरू में उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज के लिए इस किस्म की बात कर दी। तो ये तो अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये लाइलाज मर्ज है इनका, और इस मर्ज की वजह से इनकी हुकूमत गई, सारे साथी इन्हें छोड़ गए, और इसी मर्ज की वजह से ये अपनी पार्टी ख़त्म करेंगे। ओह, अच्छा। आप ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है। देखिए मोना, सियासत क्या है? सियासत में आप जो आपके मुखालिफ हैं उनको अपने साथ लाते हैं, तब आप होते हैं। ये अपने दोस्तों को, इनको ये मतलब ही मेक्स इट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट हिम। लेकिन सर अभी भी बहुत सारे लोग उनके साथ हैं कुछ लोग, लेकिन कितने दिन के हैं? अच्छा, आप सोचिए, आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है? नहीं, हाउ लॉन्ग कैन एनीवन स्टैंड इट? भाई, आपको लोगों में जाना है, आपको जवाब देना है। आज मैं सीना तान के चलता हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने किस तरीके से अरब वर्ल्ड में या अमेरिका में या आज वो चाइना में है, किस तरीके से वो एक बड़े हाई मॉरल ग्राउंड से, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े फिलोसॉफिकल के दुनिया को पीस की ज़रूरत है, वो इंडिया को सुनाते 10 चीज़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैनकाइंड का एक कॉमन मसला है, और इसमें जहाँ भी एक्सेस है वो एक्सेस शेयर होनी चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है कि वो बड़े बावकार तरीके से डिप्लोमेसी, डायलॉग, पीस, इन चीज़ों को आगे लेके गए। ही हैज़ शोन हिमसेल्फ एज अ वर्ल्ड लीडर। He may be the youngest, but he is the most mature politician in Pakistan right now. मैं ज़रा ज़ाहिर बात को आगे ले जाती हूँ, और मुजम्मिल साहब आई थिंक हमारे साथ अभी डिस्कनेक्टेड हैं, उनको हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं ताकि ये मुआशी एतबार से कुछ नंबर्स की भी अब हम बात कर लें। लेकिन नदीम जावेद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। ये जो आज राना सनाउल्लाह साहब का ट्वीट था, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या ये मईशत, मुआशी हालात विद इन द कंट्रोल हैं, या इसके ऊपर कुछ डैमेज कंट्रोल अभी हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती? क्योंकि पीटीआई या जो इनके मुखालफीन हैं वो तो ये बात कहते हैं कि इन्होंने बाकायदा, ऑब्वियसली इन्होंने एक तरह से हुकूमत ली है ना पीटीआई से, और इन्होंने कहा था कि आप हमें दें, हम बेहतर तरह से इनको डील करेंगे। तो अभी तक वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने खुद एक तरह से अपने आप को कहा है कि हम बेहतर तरह से डील करेंगे, तो व्हाई इजंट इट हैपनिंग एज येट? बल्कि नदीम साहब, इफ यू कुड प्लीज होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, आप इस पे अगर रुकिएगा, मैं मुजम्मिल साहब से पहले इसका जवाब ले लूं, क्योंकि जाहिर है मैं पहले वहां से मैं फिगर्स लेकर चलना चाहती हूं, फिर मैं आपकी तरफ लाना चाहती हूं। मुजम्मिल साहब, ये सब्सिडी के हवाले से एक तो फरमाइएगा, ये 209 अरब की सब्सिडी जो पिछले साल थी, मौजूदा साल में इसको अराउंड 682 680 अरब तक क्यों बढ़ा दिया गया? एक तो इसका बताइएगा, क्या इसका जो फैक्टर था वो सियासी था क्योंकि उस वक्त मुश्किल हालात थे तो आपने सब्सिडीज यकदम बढ़ा दी? और दूसरा, रूस के ऊपर बिलावल साहब के बयान के बाद अभी आपने सुना सेनेटर ताज हैदर कह रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ टेम्परेचर्स कम होते या आपकी तरफ से एटलीस्ट उसको खैर मकदम किया जाता है इस बयान का, वो नजर नहीं आया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं कि जब पिछले साल जून में बजट आया था तो उस वक्त ही 680 अरब की सब्सिडी दी गई थी। फिर ये जो फरवरी में जो पेट्रोल की सब्सिडी दी गई है, ये जो है उसके ऊपर है, और ये जो 680 अरब रुपए की सब्सिडी थी उसमें 500 अरब रुपए की पावर की सब्सिडी है। और ये पावर की सब्सिडी माशाल्लाह जो है हमारे साथी जो है PMLN से भी बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी से मोहतरम, मैं तो काफी इज्जत भी करता हूँ, और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ अभी ताज साहब की बात सुनकर, जिस तरीके से उन्होंने जो है बात की, बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत इम्प्रेसिव बात की। आई एम रियली इम्प्रेस, खासतौर पे शीरी मजारी के पॉइंट से। तो उसमें जो है
आपको याद होगा कि आईपीपीस जो है कुछ लगे थे 1996 में और 90s में, तो उस और फिर 2002 और 4 में भी आईपीपीस मुशर्रफ साहब के दौर में भी लगे थे। तो उसमें जो है हमने बहुत हाई किस्म का जिसे कहते हैं उनको टैरिफ दिया था। तो वो जो है मौजूदा हुकूमत ने उनसे रीनेगोशिएट करके, मौजूदा तो नहीं अब साबिक हो गई इमरान खान की, और 850 अरब रुपए का सेटलमेंट किया और उनके जो है रेट कम कराए, और जो पिछले उनके पैसे थे उसमें से 400 अरब रुपए की अदायगी की। तो वो जो 400 अरब रुपए की अदायगी थी वो पेंडिंग जो थी जो पुरानी, वो सब्सिडी में शामिल थी। अभी ये जो पेट्रोल की सब्सिडी दी है जो फरवरी में, वो अलग है, और वो कुल मिला के पेट्रोल और बिजली की 466 अरब रुपए, और उसका बार बार हम जिक्र कर चुके हुए हैं कि हमने 140 अरब उसमें से सूबों से लेने थे, 50 अरब हमें एफबीआर ने वादा किया था, हालांकि एफबीआर अभी भी 250 अरब रुपए अपने टैक्स हदफ से ज्यादा है। 120 अरब रुपए हमने कंपनियों से लेने थे, 56 अरब रुपए के हमारे लोन थे। इस तरीके से जो है हमारा टोटल मिलाकर जो है ये 466 अरब की सब्सिडी फंड हो रही थी। दूसरी बात आपने कही कि अभी आपसे बात ही हो रही थी तो ट्विटर पे चल रहा है कि इंडिया ने जो रशिया से, रूस से जो सस्ता तेल लिया है, आज उन्होंने जो है 9 से 10 रुपए फी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम कर दी है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 25 रुपए लीटर बनती है। दुरुस्त, राइट। तो अगर हम वो कर लेते, अभी जैसे ताज साहब ने बात अच्छा की, मुजम्मिल साहब, इसमें एक इजाफा कर दें, आपने देखा होगा आपके एक तरह से कॉलीग्स ही हैं, क्योंकि आपकी तरह इकोनॉमिस्ट्स हैं, डॉक्टर फरूख सलीम, ये तमाम वो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तो रिफाइनरीज ही नहीं है जो कि रशियन ऑयल को रिफाइन कर पाए। डॉक्टर उमर सैफ ने भी कुछ रोज पहले ये ट्वीट की थी। देखें, ये दोनों जो है ना पेट्रोलियम स्पेशलिस्ट नहीं है, दे आर जो है वो उमर सैफ जो है आईटी एक्सपर्ट हैं, और ये जो है फरूख सलीम साहब जो है वो कभी माशी एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी पॉलिटिकल। थोड़ा सा उनको कहें कि अपनी इतलात को बेहतर कर लें, और पाकिस्तान में रशियन ऑयल जो है ऑयल होता है, रिफाइन हो सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो कोई मतलब कोई अलग। हाँ, वो पता नहीं उसका कोई नाम भी वो लोग लिखते थे, आई एम रादर फॉरगेटफुल ऑफ दैट। वो मुझे भी उनकी ट्वीट से ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो पर्टिकुलर ऑयल है हमारी रिफाइनरीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको रिफाइन करें, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इट। उन्होंने भी किसी की आगे ट्वीट से ट्वीट बना ली, थोड़ी सी तहकीक और तस्दीक की जरूरत होती है हर चीज की। आई सी, अच्छा ये तो आपने काफी अहम बात की है। ओके, तो ये बताइएगा, अब जो आईएमएफ की सब्सिडी है इसको इलीगल कहा जा रहा है, हुकूमत कह रहे हैं ये इलीगल थी, क्योंकि आपने उनके साथ जो बात तय की थी। आपका कतई कलाम होता है, जी जी सर, जरूर ऐसा जरूर हुआ प्लीज। था, इसको हम स्वैप कर लेते हैं, यानी जो तेल हमें मिला है हाँ, वो हम किसी और को देके, और जो हमारी रिफाइनरीज में तेल चलता है वो हम ले सकते हैं। राइट जी, ये स्वैप हो जाता है, स्वैप हो जाता है। राइट राइट जी मुजम्मिल साहब। सॉल्यूशन ये जी, अच्छा आप पहले आप भी जो कह रही है हुआ है 2008 में। 2008 में भी बल्कि दाद साहब कह रहे हैं कि ये हुआ है, ऑयल स्वैप हो जाता है। इराक ने कुछ हमें भी दिया कर सकते हैं, आप जो है ना स्ट्रक्चर करनी होती है चीजें ना। तो आप ये देखें, लीगल सब्सिडी की बात कर रहे हैं, देखें ये बेचारे मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड सुनाता हूँ कि 22 दफा आईएमएफ के प्रोग्राम में हम गए हैं जिंदगी में, पाकिस्तान की जिंदगी में, जिसमें से 13 दफा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने लिए प्रोग्राम। हम तो एक ही दफा आए और वो एक प्रोग्राम लिया। अच्छा, 22 में से हमने जो है 20 प्रोग्राम आईएमएफ को बीच रास्ते में छोड़ा, यानी कि हमने 20 प्रोग्राम नामुकम्मल, एक मुशर्रफ साहब ने किया था और एक पीएमएलएन ने आखिरी किया। उसके अलावा हमने हर प्रोग्राम को आईएमएफ से लेके बीच में छोड़ा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये हुकूमत में जब नहीं आए थे तो ये तो हमें सब ताना देते थे पीटीआई एमएफ का, जी, और जी, सब जी। कहते थे ये मुआहदा आते ही खत्म कर देंगे। तो 19 दफा इन्होंने खत्म किया, 20 दफा 20वीं दफा भी ये बिस्मिल्लाह कर लें, ठीक है ना। तो और हमें तो ताना देते थे कि आईएमएफ के आगे खुद मुख्तारी भेज दी, हम आते ही जो है स्टेट बैंक के बिल को भी जो है खत्म कर देंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। अब कहते हैं आईएमएफ के साथ मुआहिदा हुआ है, स्टेट का मुआहिदा है। देखिए, आईएमएफ के साथ मुआहिदा कोई कुरानी आयत नहीं होती, आप नेगोशिएट करें। अभी हमारे ही दौर में जो है हफीज शेख ने नेगोशिएट किया, जिसको शौकत तरीन ने रद्द करके उसको रीनेगोशिएट करके उसमें से चीजें कम कराई। और जब असद उमर थे तो असद उमर नेगोशिएट कर रहे थे, उससे ज्यादा हफीज शेख ने दे दी थी। तो बात यह है कि आप लेकिन मुजम्मिल साहब, क्या नेगोशिएशंस मुश्किल नहीं हो जाती? अगर आपने इतने बड़े पैमाने पे एक सब्सिडी दी है और पेट्रोल की कीमत को कांस्टेंट रखा है, तो जाहिर है नेगोशिएशंस तो हो रही हैं, अंडरवे हैं, लेकिन क्या वो मुश्किल नहीं हो जाती उनको कन्विंस करना द अदर पार्टी?
देखें, जो लोग रीनेगोशिएट करने गए वो 2 महीने पहले उस इदारे के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और उनको कहते थे कि इन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, वॉइसराय, ये PMLN के लोग, इनके जो वजीर खजाना जो अभी आगे सबसे गए हुए हैं, वो कहता था कि भाई ये $1 अरब के लिए जो है 137 रुपए पे और पेट्रोल पे उनको जो है ऑब्जेक्शन था। और जब वही लोग कहते थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, और फिर उनके बाद 2 महीने बाद उनके आगे हाथ बांध के बैठे हो, तो वो क्या अंधे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, वो ट्रस्ट कैसे करेंगे इन पे? ये प्रॉब्लम है। और अभी भी ये जो है इस कश्मकश में है। देखिए, मैं हामी हूं, मैं सपोर्ट करता हूं अगर ये पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ये हमारा फैसला है। इसके रास्ते निकाले जा सकते हैं, जैसे रशिया की अभी कितनी ताज हैदर साहब ने अच्छी बात की, रास्ते निकालने और मिल बैठ के जो है बात करें उनसे, डर किस बात का है? राइट लेकिन मसला ये अभी देखिए, एक छोटी सी बात, अहम बात बताना चाह रहा हूँ, ये आपके सारे को पता होनी चाहिए और मेरे साथी जो बैठे हैं उनको पता होनी चाहिए। देखिए, थोड़ी सी ना इनके साथ बैड लक, जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई थी ना, उस दिन पेट्रोल और डीजल की जो सब्सिडी थी वो 25 रुपए थी। आलमी मार्केट में जब से ये आए हैं ना, पेट्रोल और डीजल का रेट, खाम तेल का रेट वही है, इनका रेट बहुत ऊपर चला गया क्योंकि कुछ रिफाइनरीज बंद हो गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की अब सब्सिडी तकरीबन 50 रुपए और डीजल की 90 रुपए से ऊपर हो गई, तकरीबन अब सुनने वाला 100 रुपए हो गई। तो यानी कि जो सफर है ना वो बढ़ गया। अब जो इनकी क्यादत है ना, वो बार बार आके कहती है हमारे लिए लैंडमाइन बिछा दी। यार, आप सच बोल देते ना कि जब वो गए थे और उन्होंने 25-25 रुपए छोड़ी थी, हम वो 25 रुपए आज भी आपको देते हैं, बाकी बढ़ा देते हैं, यकीन जाने कोई मसला नहीं होना था। लेकिन वो पॉलिटिक्स और वो इनका दिल जिसे कहते हैं बड़ा नहीं हो सक रहा था। आपको पता है, जब आखिरी दफा हमने 10 रुपए कम की थी, उससे पहले 14 दफा मुसलसल कीमत बढ़ाई थी, 103 से 160 की 14 दफा मुसलसल बढ़ाई। तो हमने भी तो बढ़ाई थी ना, तो ठीक किस है, बात का डर है? मैं यही बात मैं आगे ले जाऊं। डॉक्टर नदीम जावेद, अब आपकी तरफ, क्योंकि काफी सारे एक डेटा के ऊपर बात हुई है, कुछ फैक्चुअल पोजीशंस पे बात हुई है, सब्सिडी क्यों बढ़ी थी, उन प्लांट से रीनेगोशिएट किया गया था जो असल में दरअसल जो बेसिक अग्रीमेंट्स थे वही खराब थे, वही फ्लॉड थे अकॉर्डिंग टू मुजम्मिल साहब। तो इसके ऊपर जरा बताइएगा, और ये जो रशियन ऑयल वाली बात है, क्या इसको आगे ले जाया जा सकता है? आगे क्या होने वाला है कि IMF का मामला क्या सियासी तमाम तर मामलात से इतना ज्यादा पिवट हुआ है कि वो आगे फ्यूचर जो गवर्नमेंट का मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक तरह से इम्पैक्ट रखता है? थैंक यू मोना, मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे सो दैट आई कैन रिवर्ट जी मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड। तो देखें, पहली बात तो ये कि जो दोबारा रीनिगोशिएट हुआ, ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत ही लो एफिशिएंसी फैक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2016 में जब हमने एनर्जी सेक्टर की स्ट्रेटेजी फाइनलाइज की थी, तो उस वक्त ये तय हो गया था कि जब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, जो 11,600 मेगावाट के करीब CPEC के अंडर प्रोजेक्ट्स लग रहे थे, तो ये लो एफिशिएंसी पे जो प्लांट्स ऑपरेट कर रहे हैं IPPs, ठीक है, इनको या तो बंद कर देना था या इनके साथ ये रीनिगोशिएशंस दोबारा होनी थी। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो PTI जिसका इस तरीके से क्रेडिट ले, तो ये सारी चीजें पाइपलाइन में थी और वी आर अ वेरी क्लियर स्ट्रेटजी। कई दफा ये मैंने कराची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के फोरम पे 2-3 दफा जो है वो और फोरम्स के ऊपर भी पूरी जब अपनी CPEC के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेटेजी हमने प्रेजेंट की थी, तो उसमें हम ये हाईलाइट करते थे कि तकरीबन ये 3000 मेगावाट ऐसा है जो तकरीबन 16% एफिशिएंसी फैक्टर पे प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि नए प्लांट्स जो CPEC के अंडर लग रहे थे उनका एफिशिएंसी फैक्टर 41.6% था। ठीक है, तो इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड कि जब ये टाइम आएगा कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस लेवल पे हो जाएगी कि वी कैन अफोर्ड कि ये जो इतने एक्सपेंसिव हमें बिजली के यूनिट, देखिए 100 रुपए का तेल दे के आपको 16 रुपए की बिजली मिले, 100 रुपए का तेल दे के आपको 41 रुपए की बिजली मिले। आई मीन मैं रफ लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। तो ये रीनिगोशिएट इन प्लांट्स के साथ होना ही होना था। ठीक है, और यही मेजर सिस्टम पे ड्रैग है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 से 2.5 रुपए पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट थी इलेक्ट्रिसिटी की 2016 में जो नंबर्स हमारे सामने थे, तो उस पर ये इम्पैक्ट आ रहा था। और ये सारी चीजें डिजाइन करके हम ले गए। जो 11th 5-year प्लान है गवर्नमेंट का उस जमाने का, उसमें भी ये चीजें हाईलाइट हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी थी उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट की गई थी। उन्होंने अकॉर्ड दिया था कि इवेंचुअली जब हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस लेवल पे आ जाएगी तो
we are going to shut them down, or we are going to convert them into some cheap जो sources हैं एनर्जी के, उन पे कि कुछ जो ऐसे थे जिनको combined power cycle एक concept होता है कि जिसमें आप सिर्फ heat produce कर रहे होते हैं with furnace oil, तो वो heat जो है वो coal से भी produce की जा सकती है। तो इनमें से कुछ ऐसे थे जिनको कि easily you can shift on coal। करेक्ट। तो ये डिस्कशंस हुई थी, ठीक है। तो इस बात का जवाब भी आ गया। दूसरा तो यानी ये रीनेगोशिएशंस का ये जो क्रेडिट है कि आप नहीं देते हैं फिर लास्ट गवर्नमेंट को कि इन्होंने रीनेगोशिएट किए वो तमाम तर जो अग्रीमेंट्स थे? ये सब चीजें मोना पाइपलाइन में होती हैं, बातें स्टार्ट हो चुकी होती हैं, वर्किंग कोई भी चीज ओवरनाइट गवर्नमेंट में नहीं होती, ठीक है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आई सी। तो यानी ये आपके टाइम पे इनिशिएट हुई थी जो आपने इसका तमाम एक बैकड्रॉप हमें बताया, ये आपका मौक़िफ़ है? जी जी, इसकी सारी वर्किंग, और मैं अगर इसको रिकन्फर्म करना चाहें तो 11 5-year प्लान का आप एनर्जी का जो चैप्टर है वो उठा के देख लें कि उसमें क्या स्ट्रेटेजी गिवन है कि कैसे हम अपनी डीरेटेड जो कैपेसिटी है। अच्छा, ये मैं मुजम्मिल साहब से बात करती हूँ क्योंकि ये तो जी राइट, वील टेक इट टू हिम एज वेल। जी ठीक है। अब आ जाए जो अभी मुजम्मिल साहब ने बात की रशियन, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम आल्सो कनेक्टेड विद lot of friends in the different ministries, जहाँ से कहीं से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है कि रशिया के साथ कोई ऐसी negotiations जो थी वो those were underway और कोई ऐसी डील होने जा रही थी ना। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ताज साहब ने बहुत मुनासिब बात की कि जब हमारे यहाँ ये उर्सुला उस ऑयल को कहते हैं जो रशिया सेल करता है, जो कि क्रूड ऑयल के इक्विवेलेंट कंसीडर, करेक्ट। तो उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए वाकई डिफरेंट प्रोसेस चाहिए जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज केटर नहीं कर सकती हैं। तो नॉर्मली उसको आप डील इसी तरह करते हैं जैसे ताज साहब ने कहा, बट माय क्वेश्चन इज कि भाई अगर आपने कोई डील, देखें जो सैंक्शंस रशिया पे हैं उसी तरह की सैंक्शंस ईरान पे हैं। लेकिन अगर आपने नदीम साहब ये जो अगर भारत अगर इंडिया कर रहा है ये, तो जाहिर है वो भी तो डिस्पाइट सैंक्शंस कर रहा है ना, और वो तो अमेरिका का आपको पता है हमसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त। जी मोना, मैं उसका भी आंसर करता हूँ। देखिए अगर अब आपने इंटरनेशनल जो सैंक्शंस हैं वो ब्रीच करके एक स्टेप लेना ही है, तो भाई फिर हम क्यों रशिया के साथ लें, इरान के साथ क्यों ना ले लें जहां से ट्रांसपोर्टेशन जी आईपी गैस पाइपलाइन जैसे। हाँ ठीक है, हाँ, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी बहुत नेग्लिजिबल होगी, बट वी कांट डू दैट। ठीक है, तो ये इनको भी पता है कि ये सब जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है इस इशू के अराउंड। मेजर प्रॉब्लम एनर्जी का ही है मुल्क का। हम क्यों नहीं कर सकते? इंडिया कर सकता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें, $300 बिलियन प्लस। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हार्डली वी आर गोइंग टू कवर 3 months इन जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह की फ्रेजाइल सिचुएशन में आप फेटफ की अभी भी देखें कि किस लिस्ट पे हैं। फेटफ में आपके साथ क्या हो रहा है? इंडिया इज इन अ सेफ जोन। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबल। जब आप पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वो बहुत सारे स्टेप्स जो जिनकी बात अभी मुजम्मिल साहब भी ठीक है, राइट, चाहे वो रशिया हो चाहे वो ईरान हो। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, फौरी वापस आते हैं। जाहिर है ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंटर्स हैं जो अब हमारे साथ हैं। इसी की बुनियाद पर हम आगे अब अपना अगला राउंड जो डिबेट का है उसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, वी विल बी बैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Enjoy the serenity of clean flowing water in the backyard of Marina Lakeview Villas are the jewels of West Marina's magnificent master plan, conquering Lahore West like never before. वजीर आला पंजाब अवामी सहूलत पैकेज के तहत अब 10 किलो आटे के थैले की कीमत 650 से कम होकर 490 रुपए यानी 160 रुपए कम। वजीर आला पंजाब की जानिब से अशियाए खोरनोश पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी। हम अवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ देने आए हैं। हुकूमत पंजाब। सिर्फ रॉयल एसीटीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी सारे पॉइंटर्स चूंकि हमारे पास हैं तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए सेनेटर ताज हैदर मैं आपकी तरफ पहले आऊं कि अभी मुजम्मिल साहब ने कुछ चीज़ें याद कराई। उन्होंने कहा आप इनको PTIMF कहते थे पहले, जब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने IMF को आपको लग रहा था कि उनको सबमिट कर दिया है, तो अब जब दीगर प्रोग्राम्स भी, जैसे आपकी गवर्नमेंट में भी हम प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाए थे IMF का, तो वो कह रहे हैं अभी भी नहीं थी ना। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी अगर आप ना करें, और फिर क्या वो सारी बातें बड़ी वेल प्लेस्ड थी, क्योंकि इनकी भी तो मजबूरी होगी ना, जैसे अगर आपकी मजबूरी है आपकी गवर्नमेंट की, तो PTI की भी बतौर हुकूमत मजबूरी होगी उस वक्त। एक IMF क्या है, क्यों है? IMF एक बैंक है जी जी जी, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब मसला होता है तो हम वक्ती तौर पे सपोर्ट लेते हैं और फिर अपनी प्रोडक्शन को ऊपर बढ़ा के, और उससे हम अब जिस वक्त के हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और हम $25 बिलियन तक 2013 में पहुंच गए, तो हमें क्या ज़रूरत थी उस पैसे की? बात यह है कि बैंकर है, बैंकर के पास आप अप्लाई करते हैं और आप बताते हैं हम आपका लोन इस तरीके से रिपे करेंगे, इस तरीके से रिपे करेंगे। अच्छा, अब जो बुनियादी एक सुकुम है, देयर इज़ अ फ्लॉ इन द इकोनॉमिक मॉडल दैट वी आर परसुइंग, कि आप इकोनॉमिक मॉडल आपका ये है कि आप लोन लेके इंपोर्ट करते रहेंगे, या ये कि प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन को बढ़ा के एक एक्सपोर्ट सरप्लस रखेंगे। उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे करनी है, दुरुस्त दुरुस्त। फिर आपको हर शोबे को प्लान करना है ना। आवर इकोनॉमी इज़ विदाउट ए प्लान, यानी हमारे पास एग्रीकल्चर की कोई प्लान नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ कितनी मकदार में चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कौन से इलाके में पैदा होगी। हम पूरी सर्दी बिजली बनाते रहे। जिस वक्त कपास के बोने का वक्त आया तो हमारे पास पानी नहीं था। कपास की आप अगर 5 मिलियन बेल और कर लेते हैं तो $5 बिलियन की आपकी इंपोर्ट कट होती है। राइट राइट। अब जो नवीद कमर ने 800 आइटम बैन किए हैं, तो उससे $6 बिलियन डॉलर की आपको सेविंग हो रही है। वो तो कहते हैं कि ये कोई अमाउंट ही नहीं है, PTI वाले कहते हैं कि बिल्कुल मिनिमल है इन चीज़ों को, आप इतने बड़े बड़े इंपोर्ट बिल्स कट करने के लिए। लेकिन अगर आप $1 बिलियन के लिए जा रहे हैं IMF के पास, सही, और अपने आप को रेगुलेट करके आप $6 बिलियन बचा सकते हैं, तो फिर आपकी डिपेंडेंस उधर ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो या ये कि $5 बिलियन अगर आप अपनी कपास की इंपोर्ट कम करके, बट व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये $6 बिलियन की बचत नहीं है। चलिए 4 की होगी, 3 की होगी, लेकिन ये कि $1 बिलियन के लिए आपको, अच्छा फिर आपने अपना इकोनॉमिक मॉडल ये बनाया है जिसे हम टोपी पहनाना कहते हैं कराची के बाज़ार में। यहाँ से लोन लिया, उसका लोन अदा कर दिया, फिर वहाँ से लोन लिया, इनका
सही, तो सही। ये जो है ना, इसके पैसे उधर लगा दिए, उसके पैसे उधर अच्छा नहीं, सर, आपको प्रोडक्शन बढ़ा के एक जाहिर है ये एक बड़ा बैंकर तो इंपॉर्टेंट यही नुकता है, ये देखेगा। आईपी गैस पाइपलाइन जो आप ही उसके बहुत एडवोकेट रहे हैं, आपने कहा वो तो बिछी हुई है, हमारी तरफ का काम नहीं हो रहा, अब आपकी हुकूमत है, क्या आप करेंगे उसका काम? देखिए क्या कौमी हुकूमत क्या बनाती है, हुकूमत सबकी है, ये तो एक कोएलिशन है। सीधे हाँ कोएलिशन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चेयरमैन बिलावल ने बिल्कुल वहाँ सीधी सीधी बात की है, और मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ से, अब सोलर आपकी है राइट अक्रॉस द बॉर्डर, बादला प्लान है, वो है सोलर जोधपुर के करीब 2250 मेगावाट, और उसकी जो टोटल जनरेशन है वो तरबेला से ज़्यादा है गीगावाट आवर। 3.2 सेंट्स पे वो बेच रहे हैं बिजली। तो ये 7 रुपये यूनिट की अगर हम अपने भी एक्सचेंज रेट से लगा लें तो 7 रुपये यूनिट की जगह अगर आप 25 रुपये यूनिट दे रहे हैं, तो ये तो दिस इज, और उस बिल्डिंग में बैठ के आप फैसले कर रहे हैं पार्लियामेंट की, जो खुद सोलर पे। राइट। ये अच्छा, ये कुछ जाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं मुजम्मिल साहब, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जाहिर है आपने कहा था, अब बिलावल साहब अगर वहां जाकर रूस के हक में और खान साहब के हक में बयान दे रहे हैं कि उनका जो दौरा था वो हर तरह से जस्टिफाइड था, तो फिर तो ये इम्पोर्टेड तो ना हुई, जाहिर है इस बात से तो फिर अमेरिका अपसेट हो जाएगा अगर वहां पे इस दौरे को फेवर किया गया है तो। लेकिन बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि आपने एक पार्ट तो बता दिया, दूसरे पार्ट की तो बात करें ना, जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी वजह से, उस दौरे की वजह से हमें आप सजा ना दें, पाकिस्तान सजा डिजर्व नहीं करता। मतलब आप क्यों अपॉलोजेटिक हो रहे हैं कि मतलब आप उन्हें कह रहे हैं हमें सजा ना दें? दिस इज द ऑब्जेक्शन। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने जो बात बोली, लेकिन आई डिसएग्री कि अगर उन्होंने साथ ये भी जोड़ दिया कि हमें जो है आप प्लीज उसकी पनिशमेंट ना दीजिएगा। मतलब वो कौन होते हैं हमें पनिशमेंट देने वाले? हम किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं? हाँ, अगर हम उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे होते तो फिर हम कहते हैं कि देखिए जी होगी, वो एक साजिश आपके खिलाफ थी जिसमें हम मासूमाना तरीके से फंस गए। तो उन्होंने कहा ये इनोसेंट मूव है। मतलब आई डोंट नो, मेरा अपना व्यू ये है, ताज साहब बिल्कुल जो है अपना, उनका हक है जो बात करने का। दूसरी जो हमारे इकोनॉमिस्ट जी नदीम जावेद साहब, ये है कि हाँ जी, उस वक्त मैंने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, मैंने आपको 650 रुपए का एक स्प्लिट बताया था, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये 2015-16 से इन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी थी और 18 तक बगैर कंप्लीट किए गए, ये नाअहली थी। हमने इसको हफीज शेख ने आके शुरू किया था 2019 में, और 2020 में हमने एग्रीमेंट साइन कर दिया था 4 से 6 महीने में। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग पीपल्स पार्टी का पूरे 5 साल गुजर गए, पीएमएलएन के 5 साल गुजर गए, उल्टा इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके 10 अरब डॉलर के जुर्माने हमारे सर पे लग गए, उसको हमने 7 से 8 महीने में वाइंड अप किया। ये देखें, कोई रेस नहीं लग रही, क्रेडिट लेने की बातें नहीं हो रही, एक मईशत की बात हो रही है। लेकिन अच्छा, कुछ सिग्नल की भी फ्रीजिंग है, मैं आप कर सकते तो मैं डॉक्टर नदीम जावेद की जरा बात सुनूं, मीनवाइल आई होप कि मुजम्मिल साहब का जरा सिग्नल हमारे एंड पे ठीक हो जाए। एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना तो पहले फेज में शराफिया को एक्सपोर्ट कर दें, ये काम नहीं करने देते जी। ऐसे ही है नदीम जावेद साहब। जी मोना, क्या any particular question or I should respond? जी ये आप आई थिंक यू शुड रिस्पॉन्ड टू दिस कि अशराफिया काम नहीं करने देते क्या? ये उनको एक्सपोर्ट करें, रेड टेपिज्म है, मजदूर चला लेगा। और हाँ, और ये भी बताइएगा कि ये जो अभी वैसे भी बात जो हो रही है इस वक्त, अब सिनेरियो जो भी हमने इनहेरिट किया है, क्या उसका हल है गवर्नमेंट के पास? और आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात में कुछ हम लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर सकते हैं? लास्ट आई थिंक सेंटेंस कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, ठीक है। हमें एक कॉन्टेक्स्ट है, ऑफ कोर्स एक बड़ी बैड सिचुएशन में इस वक्त इकोनॉमी है, बट दूसरी तरफ पॉजिटिव्स भी हैं कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ग्रोथ रेट ठीक जा रहा है। सिर्फ जो इशू आ रहा है वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का है, और दूसरा प्रॉब्लम आपका एनर्जी सेक्टर में है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के लिए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लान था, अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने नहीं फॉलो किया। 12 5-year प्लान बना के गवर्नमेंट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से अप्रूवल करा के, विद दिस कैविएट कि जो नई गवर्नमेंट आ रही है उसके पास ये चांस हो कि वो अपना मैनिफेस्टो उसमें जहां पे भी उसको ट्वीट कर सके, अपने मैनिफेस्टो के साथ अलाइन करना चाहे तो वो कर सके।
इस कैविएट के साथ खाका नवाजी साहब की जब आखिरी चंद महीने थे उसमें वो प्लान अप्रूव हुआ, ठीक है, बट इस गवर्नमेंट ने आके उसको बिल्कुल शेल्फ कर दिया है, उसको बिल्कुल फॉलो ही नहीं किया गया। सही, Otherwise, राइट। नाज़रीन, आई थिंक दिस इज ऑल द टाइम दैट आई हैड। थैंक यू टू जेंटलमैन, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। यकीनन ये बहुत एक तवील डिबेट है, इंशाल्लाह इसको हम किसी और नशिस्त में आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर ताज हैदर, मुजम्मिल असलम साहब, डॉक्टर नदीम जावेद और फर्स्ट हाफ में निहाल हाशमी साहब ने भी हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।